हेलो गाइस व्हाट्सएप। और आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे मोटे देश के बारे में। खुद सोचिए दुनिया का सबसे मोटा देश कौन सा होगा। कई लोग सोचेंगे शायद अमेरिका, शायद कुवैत, शायद कतर, लेकिन ये तीनों ही गलत है। ये तो टॉप 10 में भी नहीं आते। तो फिर ये टॉप 10 में कौन आते हैं? जो देश आते हैं टॉप 10 में, शायद ही आपने इनका नाम सुना होगा। सबसे पहला नारू, माइक्रोनेशिया। उसके बाद टाम्बू, मार्शल आइलैंड। आपने नहीं सुना होगा इनके नाम। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि प्रेजेंट है पैसिफिक ओशियन के अंदर। अगर आप नॉर्मली इनके वीडियोस देखिएगा ट्रैवल ब्लॉग, तो देखिएगा क्या सुंदर जगह है यार। जो भी यहाँ पे रहता हो वो तो एकदम फिट हेल्दी होता होगा। वो रोज़ नारियल खाता होगा, मछली पकड़ता होगा। लेकिन कैसे ये देश सबसे मोटे देश बने? तो अगर हम लोग सबसे मोटे देश के बारे में बात करें, वो है और कोई नहीं, नारू। तो नारू इतना मोटा कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम लोग पीछे जाएं पुराने ज़माने में, तो होता क्या था कि एक पहले ये ट्राइब्स के द्वारा ही सराउंडेड था ये पूरा आइलैंड। तो एक बार क्या हुआ, एक जहाज, ब्रिटिश जहाज जिसका नाम था हंटर, वो आया और उनके जो कैप्टन थे शिप के, उन्होंने कहा क्या ब्यूटीफुल आइलैंड। उन्होंने इसका नाम ही रख दिया प्लेजेंट आइलैंड। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये हंटर जहाज एक ऐसा कोएक्सीडेंस पैदा करेगा कि ये आइलैंड भी एक बार हंट हो जाएगा। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे यूरोपियंस आए, ट्रेडर से आए, और यहाँ से ना पाम ऑयल, उसके साथ साथ काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें ले गए। और फिर उसके बाद बदले में क्या दिया? शराब और बंदूकें। क्या बेकार काम किया था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि इन सब के वजह से वहाँ पे 10 साल की सिविल वार लड़ी। पूरी पॉपुलेशन ही आधी हो गई। जो पहले 12,000 थी वो 6,000 हो गई। और इसी के वजह से जब जर्मनी ने इस पे कब्जा किया, जर्मनी ने सारे हथियार को फेंक दिया। जितने भी लोगों के हथियार थे उन्हें सीज कर लिया। और फिर उसके बाद लेकिन वर्ल्ड वॉर में जैसे ही जर्मनी हारा, वैसे ही ये आइलैंड चला गया लीग में। और इस लीग में 3 देश थे, ब्रिटेन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड। तो इन तीनों के कंट्रोल में आ गया था ये छोटा सा देश। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल बाद ढूंढा गया कि इसमें बहुत ही ज़्यादा फॉस्फेट है। फॉस्फेट जिनको नहीं पता, ये एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की तरह से यूज़ किया जाता है। और फॉस्फेट उस वक्त बहुत महंगा था, इसलिए ब्रिटिश सोचे सोने पे सुगंध। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इस आइलैंड को ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। जितना भी फॉस्फेट था, फॉस्फेट माइनिंग इन्होंने शुरू कर दिया। और बदले में कितना दे रहे थे ये? 0.45 पेंस, 0.36 पेंस। और बेच कितना में रहे थे? 5 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड। यानी कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में इसे कब्जा कर लिया गया था जापानीज़ एम्पायर के द्वारा। बिकॉज ऑफ जापानीज़ एम्पायर बहुत सारे कैंप वहाँ पे हुए, लेबर्स हुए, काफ़ी सारा टॉर्चर हुआ। और फिर उसके बाद फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया, जापानीज़ एम्पायर हार गई, एक्सिस पावर्स हार गए, फिर उसके बाद ये फिर से उस लीग में चला गया। फिर से एक्सप्लॉयटेशन शुरू। और फिर उसके बाद क्या किया गया कि उन्होंने सोचा बड़ा, अगर ऐसे ही खोदते रहे तो पूरा आइलैंड ही खोद देंगे। एक काम करते हैं, इनकी जनता को ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड पे रख देते हैं और वहीं पे रहने देते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप पकड़ा देते हैं।
लेकिन फिर उसके बाद देशवासी बोले हम अपनी जहाँ को भूल ना जाएंगे। मजा। माने ये अपनी यूनिक आइडेंटिटी को हमेशा सिक्योर करना चाहते थे। और फाइनली जाके जब ये देश आज़ाद हुआ, एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो गई थी, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन को और बढ़ाते गया। और उन्होंने क्या किया कि उन लीगल से कहा कि आपने हमें बहुत खोदा है, तो थोड़ा सा पैसा निकालिए इतना एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो फिर उन्होंने भी पैसे दिए। फिर उसके बाद फॉस्फेट को बेच के भी उसकी सरकार ने पैसे कराए। नारू के सरकार ने अपने खुद की एयरलाइंस बनाए। और उस वक्त हुआ क्या कि वो इतना अच्छा चल रहा था उस ज़माने में कि कई लोगों के हिसाब से वो जन्नत में जी रहे थे। उस वक्त नारू जो था वो टॉप 2 मोस्ट जीडीपी पर कैपिटल वाले कंट्री में आ गया था। उस वक्त बस नंबर 1 में बस सऊदी अरेबिया था और सेकंड में था नारू। माने सोच सकते हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो गई थी नारू में। वो अलग अलग आइलैंड्स में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, हज़ारों करोड़ों के रेस्टोरेंट बना रहे थे, होटल बना रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ एक आर्टिकल कि आप इतनी खुदाई कर रहे हैं कि 10 साल बाद जो है इसका फॉस्फेट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सरकार कहाँ से पैसा कमाएगी, अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे कंटिन्यू रखेगी। तो फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री के एक मास्टर ने कहा कल जब आएगा तो कल का देख लेंगे। लेकिन एक दिन कल आना ही था मेरे दोस्त। कल आया, फॉस्फेट माइनिंग पूरी ख़त्म। कैसे पैसे कमाएंगे, क्या क्या उन्होंने कैंप्स बनाए। मानी जो लोग पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इराक, ईरान से जो कि बोट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया आने चाहते थे, उन्हें टेम्परेरीली रखा गया था नारू के इन कैंप्स में। और इन्हें बहुत ही क्रिटिसाइज्ड किया गया बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन हुआ क्या, उन्हें पैसे तो कमाने ही थे नारू वाले देश को। एयरलाइंस भी दम डूब गए, टूरिज़्म कभी इतना अच्छा चला नहीं। और इतने सारे मुसीबत के वजह से हुआ क्या कि बार बार माइनिंग और एक्सप्लॉयटेशन के वजह से उसके पास पानी भी नहीं बचा। माने हुआ क्या था कि इतना सारा माइनिंग की वजह से जो कैडमियम, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, पानी में घुल मिल गया। इसका ग्राउंड वाटर जो है वो एकदम टॉक्सिक हो चुका है। अगर इसको कोई पिएगा तो इससे काफ़ी सारे डिसीजेस हो सकते हैं। और इसलिए जब बहुत पहले यहाँ पे फार्मिंग हो सकती थी, अब फार्मिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि पूरा लैंड एक्सप्लॉइट कर दिया गया। कोई फर्टिलिटी नहीं बची रह गई दोस्त। फिर उसके बाद जहाँ मछलियाँ पकड़ी जा सकती थी पहले, अब मछलियाँ भी नहीं पकड़ी जा सकती क्योंकि मछली में भी टॉक्सिक सब्सटेंस घुस गया है। तो अब करेंगे क्या? तो उन्होंने क्या किया कि लोग क्या करने लगे, वहाँ से जो है काफ़ी सारे कैंड फूड मंगवाने लगे। कैंड फूड, सस्ता खाना। और कैंड फूड और प्रोसेस फूड से होता क्या है, काफ़ी सारे फैट्स होते हैं, ऑयली होता है। इसलिए हुआ क्या कि वहाँ के जो यूथ हैं वो मोटाने लगे। और मोटाने के वजह से धीरे धीरे वहाँ पे ओवरवेट और ओबीज इतना बढ़ गया कि वहाँ पे हर 10 लोगों में से 9 लोग ओवरवेट। और अगर आप पूछोगे कि ओवरवेट और ओबीज सेम होता है, नहीं, ओवरवेट और ओबीज सेम नहीं होता। देखो ओवरवेट और ओबीज में फ़र्क क्या है, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए एक इंडेक्स यूज़ किया जाता है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अपनी पहले हाइट नापो और फिर उसके बाद अगर आपको इंच और फीट में पता है हाइट, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद अपना वज़न तौलो, जितना वज़न है उसको उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो, निकल गया आपका BMI। और फिर उसके बाद इसका कैसे पता चलेगा उस नंबर से कि ये जो है वो
किस बीएमआई के रूप में आता है, अंडरवेट में, नॉर्मल में, ओवरवेट में या ओबीज में। तो अगर 18.7 से कम है तो फिर उसके बाद आप अंडरवेट में आते हैं, ज़्यादा खाइए। फिर उसके बाद अगर 27.5 से नीचे है तब आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं, मस्त आदमी हैं आप। फिर उसके बाद अगर आप ओवरवेट में हैं, माने आपका जो है 27.5 से ज़्यादा है, तब फिर उसके बाद हल्का सा एक्सरसाइज करो। फिर उसके बाद अगर आप ओबीज कैटेगरी में 30 से ज़्यादा जो नंबर है, अगर वो 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीज कैटेगरी में। तो फिर उसके बाद लेकिन आप अंडरवेट और ओवरवेट होके भी फिट हो सकते हैं। बताओ कैसे? अंडरवेट जैसे हमें दिखाया गया कि काफ़ी सारे जो योगा टीचर्स होते हैं या योगा पर्सन्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं लेकिन वो फिट भी होते हैं। और अगर हम लोग बात करें ओवरवेट में कैसे फिट रहा जा सकता है, तो कई लोग बहुत मस्कुलर होते हैं, इनके पास बहुत बॉडी होती है, तो उसके हिसाब से भी आप ओवरवेट में आ सकते हैं, लेकिन तब भी आप मत समझिएगा कि आप अनहेल्दी है। और बीएमआई ही एक लौता इंडिकेटर नहीं है, और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर है लाइक स्टामिना, स्ट्रेचिंग और भी काफ़ी सारे इंडेक्स। तो बात करते हैं अगर नाड़ू के बारे में, तो ओबेसिटी और ओवरवेट इतना बढ़ गया कि पूछो ही मत। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि इन सब कैन फूड के वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हुए, डिसीजेस भी हैं, और ये सब हो रहा था क्रॉनिक कैपिटलिज्म के वजह से। और बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स आज ये जो नाड़ू है वो कम्प्लीटली खोखला हो चुका है। इसकी एयरलाइंस, इसका सब कुछ डूब चुका है। लोग बहुत ही सस्ता खाना खाते हैं, अनहेल्दी करते हैं। और एक बार एक हेडलाइन भी आई थी कि नाड़ू जैसे देश में किसी ने लग्जरी स्पोर्ट्स कार मंगवाई है। मानी ये जो आइलैंड है वो इतना बड़ा नहीं है, थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है। मानी थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, मानी आप बस 40 से 45 मिनट्स तक का पैदल ही चलिएगा तो पूरा आइलैंड को वॉक ही करने में पूरा ख़त्म कर दीजिएगा। और वहाँ पे लग्जरी कार वही चढ़िए, वाह। तो इसलिए हुआ क्या कि इन सब चीज़ों के वजह से जो है वो नाड़ू की ओबेसिटी आज इतनी बढ़ गई है कि मोस्ट ओबीस कंट्री के लिस्ट में नंबर 1 आ चुका है। और ये जो बाकी देश है इनमें भी यही सब हुआ है, लाइक मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया। वैसे इन सब बाकी देशों में तो अभी भी वाइल्ड लाइफ बची हुई है, टूरिज़्म अच्छा खासा चल रहा है। और अगर हम लोग दूसरे देशों की बात करें जो टॉप 10 में है, लाइक माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, तो इन सब में अभी भी बहुत ओबेसिटी है और डायबिटीज़ की भी बहुत पेशेंट्स। अगर हम लोग बात करें माइक्रोनेशिया की, तो माइक्रोनेशिया में ना टर्की टेल्स बहुत खाए जाते हैं। टर्की टेल्स, आपने इस बर्ड का नाम सुना ही होगा, टर्की। तो काफ़ी सारे जो अमेरिकन्स होते हैं ना, काफ़ी खास दिनों में टर्की खाते हैं, लेकिन एक पार्ट वो फेंक देते हैं जिसका नाम होता है टर्की टेल्स। ये ग्लैंड को कनेक्ट करता है, एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें ऑयल और फैट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन वही काफ़ी सारे बिजनेसमैन ने सोचा काहे फेंके, गरीब देशों को खिला देते। तो फिर उसके बाद ये चला गया माइक्रोनेशिया में, वहाँ पे इसके वजह से फैट के वजह से, इतना सारा फैट की वजह से ओबेसिटी बहुत बढ़ गई। वैसे इस देश में बहुत ही अच्छी मछलियाँ पाई जाती हैं, न्यूट्रिएंट रिच, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मछलियाँ इतनी महंगी होती है कि इन्हें खिलाने के, अपने नागरिकों को खिलाने के बजाय ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। मानी जो सस्ता खाना है वो अपने पास, जो महंगा अपने देश से हुआ है वो दूसरों को दे दी। कैसी बात हो गई। फिर उसके बाद वैसे ही अगर मार्शल आइलैंड में देखें तो उसमें मटन फ्लैप बहुत खाया जाता है। मटन फ्लैप मानी जो आप शीप खाते हैं ना, उसका भी एक बहुत ही खराब पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मटन फ्लैप। ये नीचे का हिस्सा होता है, पेट के नीचे का हिस्सा। तो इस फ्लैप में भी ऑयल और फैट बहुत ज़्यादा है
और इसे नॉर्मली फेंक दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अगर कोई वहाँ पे अमीर है तो वो अपने पेट्स को खिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बिजनेसमैन ने सोचा खिला देते हैं। तो फिर उसके बाद मार्शल आइलैंड्स के जो लोग थे उनको यही खिलाया गया। और यहाँ पे भी बहुत ही महंगी मछली बिकती है, लेकिन सेम माइक्रोनेशिया की तरह यहाँ भी वही क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाला हाल चलता आया। तो क्या इन सब चीज़ों से किसी और देश को फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, बस इन कंपनियों को फ़ायदा मिल रहा है। इन कंपनियों को ज़रा सा भी सोच विचार नहीं है कि आप कितने हेल्दी हैं। उनका मुनाफा हो रहा है, बहुत बड़ी बात। जैसे कि अगर आप चले जाएं अमेरिका में, तो अमेरिका में बहुत सारी ओबेसिटी है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पी जाती है, और इसी के वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं अमेरिकन्स को। इनके आसपास कंट्री में भी ये सब देखा गया। मेक्सिको में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मेक्सिको में पी जाती है। मान इतना सारा शुगर होता है कोल्ड ड्रिंक में कि मैं क्या ही बताऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पे एक अलग सा वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ हमें बताइएगा लाइक करके, और अगर इसमें ज़्यादा लाइक आए तो मैं इस टॉपिक पे भी बनाऊंगा बहुत अच्छा वीडियो। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें और कुछ चीज़ों के बारे में, तो अमेरिका और इन सब के अलावा जो जिनमें इतनी ओबेसिटी नहीं है उसमें भी ये कंपनीज ओबेसिटी लाना चाहते हैं, लाइक इंडिया, वियतनाम, इन सब देशों में भी। तो ऐसे ही कंपनीज को मेरा कोच नमस्ते। प्लीज़ ऐसा मत करो यार। और इन कंपनीज को मैं बोल रहा हूँ, और आपको भी याद रखना होगा कि ये सब जो खाना है वो नहीं खाना है। ये जो कंपनीज जो भी देती है वो अपना हेल्थ नहीं, अपना मुनाफा सोचती है। सो बी हेल्दी, एक्सरसाइज करते रहिए, अपना नेचुरल खाना खाते रहिए जो घर का बनाया हुआ खाना हुआ है, और इन सब को खाने से हेल्थ भी बहुत बढ़ती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोगों की यह बेकार आदत छूट पाए। तो आज का एक टारगेट भी मैं रख रहा हूँ 10 लाइक्स का। क्या आप ये 10 लाइक्स कर पाओगे? देखेंगे। और यही आज का टारगेट है, लाइक का 10 लाइक्स। और अगर हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें तो आपका भी एक प्रॉमिस बनता है कि आप इसे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।